नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का एक डिप्लोमेट है जिसका नाम है डोनाल्ड लू। वो डोनाल्ड लू भारत के काफी चक्कर काट रहा है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड लू भारत आया है। इससे पहले भी यह 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत आया था। दोस्तों, इस शख्स के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि यह भारत का ब्रेकर इन चीफ और डिवाइडर इन चीफ दोनों है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने कुछ तथ्य पेश करूंगा और आपको इन तथ्यों के आधार पर अपनी खुद की समझ बनानी होगी। आपको विश्लेषण करना होगा। आप सोचिएगा कि जब जब यह शख्स भारत आया है और खास तौर पर जब इसने एक खास भाषा का प्रयोग किया है, उसके बाद भारत में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और देश पर इसका क्या असर पड़ा है। अब आइए दोस्तों, इन तथ्यों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस शख्स का इतिहास देखते हैं। दोस्तों, जो डोनाल्ड लू है, यह 2020 तक अमेरिका का एम्बेसडर था अल्बानिया में। दोस्तों, अल्बानिया में अमेरिका जो पावर है, जो रिजीम है, वो चेंज करना चाहता था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो अल्बानिया का शासक था, जिसका नाम था सुरनेवे जिमकोम, उसे अमेरिका हटाना चाहता था क्योंकि उसके संबंध अमेरिका की बजाय रूस और चीन से ज्यादा अच्छे हो गए थे। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में अमेरिका रिजीम चेंज करना चाहेगा। तो दोस्तों, यह रिजीम चेंज कैसे हुआ? डोनाल्ड लू उस समय अल्बानिया में अमेरिका का एक एम्बेसडर था और उसने सबसे पहले पूरे अल्बानिया में एक नैरेटिव फैलाना शुरू किया। उसने प्रचारित किया कि जो अल्बानिया की न्यायपालिका है, जो जस्टिस सिस्टम है, वह पूरा का पूरा करप्ट है और वहां एक न्यायिक सुधार की जरूरत है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि अल्बानिया में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म होने चाहिए, जो कि संसदीय सुधार हैं, वो होने चाहिए। दोस्तों, जब इस नैरेटिव को अखबारों और मीडिया के माध्यम से फैलाया गया तो धीरे धीरे अल्बानिया के अंदर यह संदेश फैलने लगा और इसके बाद डोनाल्ड लू ने पूरे देश का दौरा किया और लोगों के साथ, विभिन्न वर्गों के साथ, विशेष रूप से युवाओं के साथ डिस्कशन किया। अब दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्कशन शब्द है, इस पर ध्यान देना। आप आगे चलकर मैं इस शब्द का आपको महत्व समझाऊंगा। दोस्तों, इन चर्चाओं के दौरान उसने लोगों से कहा कि जो जिमकोम है, उसके खिलाफ आपको खड़ा होना होगा और विरोध करना होगा क्योंकि अगर वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो उनका देश खतरे में पड़ जाएगा। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई कि अल्बानिया में जिमकोम के खिलाफ विशाल रैलियां और प्रदर्शन शुरू हो गए। और दोस्तों, इन विरोध प्रदर्शनों ने इतना जोर पकड़ा कि अंत में जिमकोम को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब दोस्तों, इन सब घटनाओं के कारण यह जो डोनाल्ड लू है, अल्बानिया के आंतरिक मामलों में इतनी गहराई से शामिल हो गया था कि 2020 में उसे वापस बुला लिया गया, लेकिन उसे कोई सजा नहीं दी गई क्योंकि अमेरिका में ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। और इस वजह से सितंबर 2021 में डोनाल्ड लू को प्रमोशन दिया गया और उसे व्हाइट हाउस ने यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के पद पर नियुक्त किया। दोस्तों, तब से लेकर आज तक, यानी सितंबर 2024 तक, इस व्यक्ति ने पिछले 3 से 4 सालों में कई स्थानों पर रिजीम चेंज किए हैं। लेकिन इन रिजीम चेंज पर चर्चा करने से पहले आपको एक बात को समझना जरूरी है। अब सवाल यह है कि यह शख्स भारत का दौरा क्यों कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड लू भारत आया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2024 में जब हमारे लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उससे चंद महीने पहले, और पूरा देश चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त था दोस्तों, तब डोनाल्ड लू भारत आता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब यह भारत आता है तो यह दिल्ली नहीं आता है, बल्कि सीधे फ्लाइट से चेन्नई और तमिलनाडु पहुंचता है और वहां जाके यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेताओं से मिलता है। और दोस्तों, वहां जाके यह एक स्टेटमेंट देता है और कहता है कि हम अपने रिश्ते साउथ इंडिया के साथ मजबूत करना चाहते हैं। अब यही सोचने वाली बात है कि अगर आप एक अमेरिकी डिप्लोमेट हैं और आप इंडिया आए हैं, तो क्या आप अपने रिश्ते भारत के साथ मजबूत करेंगे या सिर्फ साउथ इंडिया के साथ? और यह बयान देकर क्या आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जो साउथ इंडिया है वह भारत का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, जैसे ही इसने यह बयान दिया और यह वहां से वापस गया तो तमिलनाडु के ग्रास रूट लेवल पर छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इन प्रदर्शनों में द्रविड़ नाडु की मांग उठने लगी।
जिसमें तमिलनाडु को एक स्वतंत्र द्रविड़ राज्य बनाने की मांग की जाने लगी। दोस्तों, तब से लेकर आज तक तमिलनाडु में यह आंदोलन धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन जो मीडिया है वह इस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन जमीनी स्तर पर द्रविड़ नाडु को लेकर एक एक्सेशन मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। अब दोस्तों, आप एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा कि जब भी डोनाल्ड लू भारत आता है तो वह एक बात जरूर कहता है। वह कहता है कि हम भारत में जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है वो देख रहे हैं। अब दोस्तों, इस शब्द पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या? ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस। सो दोस्तों, अमेरिका वही कंट्री है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में अनगिनत निर्दोष लोगों को मारा है, और जिसने दोस्तों शीत युद्ध के दौरान भी अफगानिस्तान से लेकर इराक, पाकिस्तान एंड वियतनाम में किसी भी देश को नहीं छोड़ा जहां जाकर इन्होंने लाखों लोगों की जान नहीं ली हो। अब दोस्तों, यह वही देश है जो कि खुद को ह्यूमन राइट वॉयलेशन का प्रोटेक्टर कहता है। सो दोस्तों, अब यह देश भारत पर मानव अधिकार के हनन का आरोप लगा रहा है। अब दोस्तों, जो अमेरिका अपने नैरेटिव बनाता है भारत के लिए, उस नैरेटिव को ये एक्सप्लेन कैसे करते हैं। देखिए, जब भी अमेरिका की तरफ से ये कंसर्न रेज किया जाता है कि भारत में ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा है, इनका ह्यूमन राइट वॉल्यूशन अक्सर सिर्फ माइनॉरिटी को लेकर ही होगा। और दोस्तों, यह कंसर्न भी खासकर सिर्फ जो भारत में माइनॉरिटी है उसको लेकर ही है। दोस्तों, अमेरिका का जो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन है उसका कंसर्न तब कहां चला जाता है जब 1 महीना पहले बांग्लादेश में माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तब तो आपने नहीं सुना, तब तो डोनाल्ड लू ने अमेरिका में व्हाइट हाउस से आगे बढ़कर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी कि बांग्लादेश में भी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं है। सो दोस्तों, इस रीजन से अमेरिका इस प्रकार के स्टेटमेंट देता है। अच्छा, और देखिएगा, अमेरिका का एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो डोनाल्ड लू ने बड़ा मास्टर किया है। डोनाल्ड लू ने पिछले 2 से 3 साल में इस टैक्टिक्स को भारत के ऊपर अपनाया है। इन्होंने दोस्तों कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन बनवाए हैं, और ये संगठनों के नाम देखिए, बड़े गजब के हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक संगठन इन्होंने बनवाया है अमेरिका में। ये संगठन इन्होंने बनाया है अमेरिका में एक औरत के साथ, और उस औरत का नाम है सुनीता विश्वनाथ। दोस्तों, आप गूगल पर सर्च करके भी देखेंगे कि जो सुनीता विश्वनाथन है वो हेड है एक ऑर्गेनाइजेशन की, और जिसका नाम है हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स। अब आपको लगेगा कि ये हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है कि ये तो सनातन धर्म के रक्षक हैं, यह तो सनातन धर्म के फेवर की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो यह संस्था है हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, यह एक ऐसी संस्था है जो कि ग्लोबल लेवल पर एक प्रोजेक्ट चला रही है हिंदू फोबिया को फैलाने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ फालतू की बातें लिखने के लिए, फालतू के नैरेटिव्स लिखने के लिए ये दोस्तों ये संस्था बनाई गई है। और तो और भारत के कई बड़े सीनियर पॉलिटिक्स आपको सुनीता विश्वनाथ के साथ फोटो खिंचवाते भी मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इस मोमेंट पर वीडियो पॉज करके सुनीता विश्वनाथ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स गूगल में टाइप करके देख सकते हैं। और दोस्तों, आप यह इमेज देख सकते हैं कि वह भारत के किन नेताओं के साथ सुनीता विलियम्स का उठना बैठना है। दोस्तों, इसके बाद डोनाल्ड लू ने पिछले साल तमिलनाडु में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, और दोस्तों जो तमिलनाडु है वह उसके लिए एक बड़ा ही फेवरेबल एरिया है, इसलिए वह इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हैं। और दोस्तों, जो इस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक था वह था इरेडिकेट सनातन धर्म। और दोस्तों, यह जो कॉन्फ्रेंस थी एक बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा कर गई थी। इस कॉन्फ्रेंस के बाद तमिलनाडु के कई तथाकथित द्रविडियन नेताओं ने बयान दिए थे कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। अब आप सोचिए दोस्तों कि डोनाल्ड लू की यह खासियत है कि वह भारत के संदर्भ में इसकी जितनी भी कल्चरल वैल्यूज हैं उन पर हमला करने की रणनीति अपना रहे हैं। और दोस्तों, इन्होंने इस खेल को मास्टर कर लिया है, लेकिन यह मास्टरिंग नहीं है। उन्होंने भारत में कई ऐसे राजनेताओं को भी अपने एजेंडे और नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए अपने पक्ष में कर लिया है। दोस्तों, यह खेल यहीं नहीं रुकता है। डोनाल्ड लू ने इसके बाद एक और काम किया है। दोस्तों, पिछले साल डोनाल्ड लू ने यूएस सीनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी में जाकर एक स्टेटमेंट दी है, और उसने कहा कि जो कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं इससे हम लोग बड़े चिंतित हैं।
भाई तुम अमेरिका में बैठे हो, कश्मीर इंडिया में है, और जब हमें यहाँ चुनाव कराने होंगे हम कराएंगे। तुम्हें इस तरह की स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है? तुमने जब कहा कि हमें चिंता है कि कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? अब अमेरिका हमें बताएगा कि हमें कब चुनाव करने हैं कब नहीं। पहले तो यह बताओ कि अमेरिका में जो तुम्हारे काले लोग हैं यानी ब्लैक पॉपुलेशन है, उन्हें आज की तारीख में आपने कितने वोटिंग के राइट्स दिए हैं, कितने वोटिंग के अधिकार दिए जा रहे हैं, उनकी परिस्थिति को तुमने कैसे बनाया है? अमेरिका के अंदर जो कंडीशन है थोड़ा वो भी तो बताओ। पर तुम तो कश्मीर के मामले में फॉरेन अफेयर्स की सीनेट की कमेटी में जाकर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हो। तो क्या तुम भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हो ये सब टिप्पणी करके? और देखिए दोस्तों कि डोनाल्ड लू है वो यहीं पर नहीं रुका है। उसने पिछले 3 सालों में भारत के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है। उसने जर्नलिस्ट का एक इकोसिस्टम तैयार किया है, और यह जर्नलिस्ट ज्यादातर आपको यूट्यूब पर मिलेंगे या कुछ मैगजीन्स हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ एक गोदी मीडिया है और उसी प्रकार एक मीडिया यूट्यूब पर भी है, और यह इकोसिस्टम उन लोगों का है जो भारत की सरकार के खिलाफ बातें करते हैं। जब भी ये लोग भारत की सरकार के खिलाफ बोलते हैं तब तब इन्हें अमेरिका से और पैसा मिलता है। लेकिन जैसे ही कोई भारत की सरकार या संस्कृति के पक्ष में कोई भी सामाजिक बातें करता है तो दोस्तों अमेरिका अपना समर्थन इस गोदी मीडिया से वापस ले लेता है। दोस्तों आपको हम एक उदाहरण देते हैं। देखिए श्रीनगर में भारत की सरकार ने एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जिसका नाम है फहद शाह। दोस्तों वह कश्मीर में एक संगठन है द कश्मीर वाला, उससे जुड़ा हुआ था। तो भारत की सरकार ने उसे अरेस्ट किया क्योंकि वह कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था और खुलेआम आतंकवाद का समर्थन कर रहा था। और जब उसे अरेस्ट किया गया तो अमेरिका से एक स्टेटमेंट आया कि हम प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी को लेकर बहुत चिंतित हैं। यह जर्नलिस्ट जिसके लिए आप चिंतित हैं वह कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन कर रहा था। तो दोस्तों यह इकोसिस्टम ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्हें अमेरिका समर्थन देता है और व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट जारी करवाता है। तो दोस्तों इससे होता क्या है? इससे वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम किया जाता है, और इससे वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की जो मुहिम चलाई जा रही है उसको भी आपको समझने की जरूरत है। अब दोस्तों जब अमेरिका ने देखा कि भाई ये जो भी तरीके हमने अपना लिए हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, तो पिछले 1.5 से 2 साल से अमेरिका एक नया खेल खेलना शुरू किया। डोनाल्ड लू ने सोचा कि जब भारत को तोड़ने के लिए लोकल लेवल पर नेताओं और जर्नलिस्ट का उपयोग नहीं हो रहा है तो क्यों ना भारत के आसपास अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी पैदा की जाए। और दोस्तों इसका सबसे पहला जो काम था वो था श्रीलंका में रेजिम चेंज ऑपरेशन करना। दोस्तों जो अमेरिका के एम्बेसडर का प्रयोग करके इन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, और जो उस समय के हेड ऑफ स्टेट थे गोटाबाया राजपक्षे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करवाया। और दोस्तों वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा करके श्रीलंका में इन्होंने इंस्टेबिलिटी को बढ़ाया, जिससे वहां पर दंगे बढ़े और वहां पर संकट का माहौल बन गया। ये सारी चीज करने के बाद जब गोताबाया राजपक्षे को हटाया गया उसके बाद अमेरिका श्रीलंका में अपनी टोन डाउन कर गया। दोस्तों जो श्रीलंका था वह चाइना से इन्वेस्टमेंट ले रहा था और अमेरिका को यह चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि चाइना अगर इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में करेगा तो वो श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट नहीं देखा जाएगा बल्कि वो देखा जाएगा इंडियन ओशियन में इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों एक बात तो तय है कि अगर इन ट्रेड्स रूट के ऊपर अगर चाइना श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो अमेरिका की गतिविधियों पे इंडियन ओशियन में नजर रख पाएगा। तो इसी रीजन से अमेरिका ने श्रीलंका में रिजीम चेंज करवाया। और दोस्तों ये चीजें यही नहीं रुकी, मैंने आपको बताया कि रिजीम चेंज करवाने से एक फायदा और हुआ कि भारत के बगल में श्रीलंका में एक लेवल पर इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई, और इस इंस्टेबिलिटी का खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ा। कैसे? दोस्तों श्रीलंका की जो लोकेशन है देखिए वह साउथ इंडिया के स्टेट के पास है, और साउथ इंडिया के स्टेट्स में बहुत सारी विदेशी कंपनियां अपनी पूंजी लगाती हैं।
अगर साउथ इंडिया स्टेट के आसपास इस देश जो कि श्रीलंका है किसी भी प्रकार की इंस्टेबिलिटी है या क्राइसिस है वो क्रिएट किया जाएगा, तो इसका खामियाजा इन प्राइवेट कंपनियों को भी देखना पड़ेगा। इन प्राइवेट कंपनियों को, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी एक ऐसे एरिया में पैसा नहीं लगाएगी जहां किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन करने के बाद उनको ये समझ में आ जाए कि वो अपने प्रोडक्ट को निकाल कर भारत से बाहर ले जाकर यदि उन्हें ट्रेड करना है उसमें मुश्किलें आए। तो दोस्तों, श्रीलंका जैसे एरिया में प्रोडक्ट को बाहर भेजने में काफी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो इनस्टेबल है। तो इस वजह से आप समझिए कि श्रीलंका में इनस्टेबिलिटी पैदा करना और इसकी वजह से भारत में एक ग्लोबल नैरेटिव ये पैदा करके दिखाना कि भारत में इन्वेस्टमेंट मत लगाइए क्योंकि साउथ इंडिया के आसपास इनस्टेबिलिटी है। तो दोस्तों, श्रीलंका में रिजीम चेंज करके अमेरिका और डोनाल्ड लू ने ये सब अचीव किया। अब दोस्तों, जो ये श्रीलंका का क्राइसिस था यह सोल्व कैसे हुआ? यह उसी दिन सोल्व हो गया जिस दिन राजपक्षे हटा और न्यू सरकार आई और नई सरकार ने आते ही जो वेस्ट टर्मिनल पोर्ट था श्रीलंका का उसको हैंड ओवर कर दिया अमेरिका को। श्रीलंका की सरकार ने कहा कि लीजिए ये पोर्ट और आप इसका विकास कीजिए। अब दोस्तों, अमेरिका खुश क्योंकि उनको इंडियन ओशियन में एक प्लेस मिल गया और इस कारण वह भारत और चाइना दोनों की गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे और श्रीलंका में चाइना को काउंटर कर पाएंगे। अब दोस्तों, जैसे ही श्रीलंका का ऑपरेशन खत्म हुआ तो डोनाल्ड लू ने अपनी सारी एनर्जी लगाई पाकिस्तान में और इमरान खान का रिमूवल करवा के इमरान खान के खिलाफ जितने प्रोटेस्ट हुए उसके प्रोटेस्ट करा के उसने इमरान खान को हटाया गया। और दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान बहुत ही करप्ट मैन है, उसने बहुत ज्यादा करप्ट प्रैक्टिस की है। अरे भाई, पाकिस्तान में करप्शन कौन नहीं करता? पाकिस्तान का दूसरा नाम ही करप्शन है। लेकिन ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए हानिकारक है और एक बहुत बड़ा खतरा है। अब जैसे ही इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आई तो दोस्तों, भारत के जितने भी वेस्ट स्टेट थे मेनली जिनकी सीमा पाकिस्तान से जुड़ती हैं, अगर हम देखें ध्यान से तो राजस्थान और गुजरात मेनली, तो दोस्तों इन स्टेट्स को भारत की काफी खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि फिर से एक ग्लोबल कम्युनिटी को मैसेज गया कि भाई अगर साउथ इंडिया में श्रीलंका का क्राइसिस था तो अभी बगल में वेस्टर्न साइड पर पाकिस्तान में क्राइसिस है। तो दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टर की मेंटलिटी होती है वह जिस इलाके में पैसा लगा रहा है वो स्टेबल होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके आसपास के इलाके भी स्टेबल होने चाहिए। अगर आप इनस्टेबिलिटी पैदा कर दोगे तो एक चीज तो तय है, इन्वेस्टर के पास बहुत ऑप्शंस हैं, वो कहीं और पैसा लगाएंगे और इसका लॉस किसको हो रहा है? भारत को। और किसकी वजह से हो रहा है? अमेरिका की इन नीतियों की वजह से। लेकिन दोस्तों, जो डोनाल्ड लू है वो यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद इसने पिछले साल बांग्लादेश में एक क्राइसिस शुरू किया। बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, सबसे पहले इसने उसको सपोर्ट किया। अमेरिका के जो एम्बेसडर थे पीटर डी हॉस, पब्लिक रिकॉर्ड में है कि उन्होंने बीएनपी पार्टी को पैसा पहुंचाया चुनाव में मदद करने के लिए और पूछा कि कैसे अवामी लीग के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए। जब दोस्तों उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की और चुनाव में सफल नहीं हो पाए तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने शेख हसीना को हटाने की कोशिश की और अमेरिका शेख हसीना को हटाने में कामयाब भी हो गया। अब जैसे ही बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ तो बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। तो दोस्तों, इस इंस्टेबिलिटी का जो खामियाजा है वह भारत के स्टेट को उठाना पड़ा। आपके ग्लोबल कम्युनिटी को मैसेज गया कि भारत के साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ऐसा कोई इलाका नहीं है जो कि स्टेबल हो, जहां पर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये चीज अमेरिका के डोनाल्ड लू ने अचीव की है। अब दोस्तों, जितना भी आपको डोनाल्ड लू के बारे में बताया गया है, आप ध्यान दीजिएगा कि डोनाल्ड लू और अमेरिका से जब भी कोई स्टेटमेंट आए तो आपको इन शब्दों को ढूंढना है, क्योंकि जैसे ही आप इन शब्दों को समझेंगे आप उनका एजेंडा समझ पाएंगे। जब भी अमेरिका कहेगा कि हम कंसर्न हैं, तो दोस्तों इस कंसर्न शब्द का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि जो आपकी स्वतंत्र विदेश नीति है वह हमें पसंद नहीं है।
आप हमारे नौकर बनिए, नहीं तो हम इस प्रकार की स्टेटमेंट जारी करेंगे। इसलिए इस शब्द का ध्यान रखिएगा। दूसरा शब्द है डिस्कशन। जब भी अमेरिका भारत में आकर अलग अलग वर्गों से चर्चा कर रहा है तो इससे समझ जाइएगा कि डिस्कशन का मतलब है चुनिंदा लोगों को भारत के अंदर पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि जब ये पैसा लेंगे तो ये लोग भारत के खिलाफ काम करेंगे और इसमें हमारे यहाँ के नेताओं से लेकर पत्रकारों और पार्टियों तक हर एक तरह से एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डोनाल्ड लू इस वीडियो की शुरुआत में जब अल्बानिया में था तो उसने टूर करके जो शब्द का उपयोग किया था वह था डिस्कशन। वह दोस्तों पैसा दे रहा था अलग अलग वर्गों को कि आप हमारे एजेंट हैं और अगर कल को हमें आपकी जरूरत पड़ती है तो आप खड़े हो जाइए अपने ही रूलर के खिलाफ, अपने ही देश के खिलाफ। तो दोस्तों डिस्कशन, इस शब्द का खास ध्यान रखिएगा। तीसरा शब्द है दोस्तों, वो है ह्यूमन राइट वोलेशन। ह्यूमन राइट वोलेशन के कहने का मतलब है कि हमें भारत की सोसाइटी का कंसोलिडेशन पसंद नहीं है, यह भारत की सोसाइटी को तोड़ना चाहते हैं। ह्यूमन राइट वोलेशन का मतलब यह है कि सिर्फ हमारे लिए जो मैटर करते हैं वो है भारतीय माइनॉरिटीज, हमारे लिए और कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर कोई अत्याचार हो रहा है, हमें क्या, हमें समस्या है इंडियन माइनॉरिटी से। इसलिए जब भी यूएस इस शब्द का प्रयोग करेगा ह्यूमन राइट वोलेशन, समझ जाइएगा कि भारत की सोसाइटी की एकता और नेशनलिज्म पर हमला आने वाला है। अब ये असॉल्ट कैसे आएगा? अब दोस्तों अब चाहे ये कास्ट सेंसस की नैरेटिव से आए, अभी असॉल्ट आएगी भाई माइनॉरिटीज के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसको लेकर आए। तो दोस्तों इन सारी चीजों का प्रयोग एक मिक्सचर के तहत किया जाएगा और इस पूरे ह्यूमन राइट के इशू को दबाया जाएगा डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में, ये कहकर कि ह्यूमन राइट वोलेशन भारत की डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहा है। अब आप कुछ तो भाषा समझ गए होंगे। तो दोस्तों डेमोक्रेसी का कमजोर होना, ह्यूमन राइट वोलेशन होना, माइनॉरिटी सेपरेशन होना, आप पहचानिए कि अमेरिका के डोनाल्ड लू का कौन सा इकोसिस्टम है भारत में। ये शब्द रोजाना के आधार पर क्यों प्रयोग किए जा रहे हैं? अब रोजाना के आधार पर ये शब्द आपके सामने आ रहे हैं, इसी कारण से आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब भारत की सरकार ने अमेरिका को एक बात बोली कि हमें 3 चीजों से परहेज रखना है। नंबर 1, भारत के अंदर आकर आप किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, यह हमारे लिए रेड लाइन है। हमने ये बात अमेरिका को बोली, आप हमारी कंट्री में आकर किसी प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। दूसरा, हमने कहा कि आप किसी भी तरीके से हमारे इंटरेस्ट जो नेबरहुड में है उन्हें टारगेट नहीं करेंगे। ये हमारे लिए रेड लाइन है कि हम किसी देश को ऐसा टॉलरेट नहीं करेंगे जो हमारे आसपास के देशों में हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खतरे में डाले। तीसरा, हमने कहा कि हमें वो कोई भी देश पसंद नहीं आएगा जो भारत में जितने भी वांटेड टेररिस्ट हैं उन्हें पनाह दिएगा। और दोस्तों देखिए आप कि अमेरिका ये तीनों चीजें करता है। नंबर 1, अमेरिका आज की तारीख में चाहकर भी दाऊद इब्राहिम को भारत को हैंडओवर नहीं कर पाएगा, हाफिज सईद को कभी हैंडओवर नहीं कराएगा, मसूद अजहर को कभी हैंडओवर नहीं कराएगा। उसे पता है कि वो कहाँ छिपे हैं, पाकिस्तान में हैं, लेकिन वह कभी भी भारत के साथ सहयोग नहीं करेगा कि इन लोगों को हैंडओवर किया जाए। नंबर 2, दूसरा दोस्तों राजनीतिक सतह पर भारत के अंदर डोमेस्टिक इंटरफेयर करने को अमेरिका ने अपना अधिकार समझ लिया है। तीसरा दोस्तों, जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं हमारे नेबरहुड में, उन्हें किस तरीके से डिस्टेबलाइज करना है, यह आप पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के उदाहरण आपके सामने हैं। तो दोस्तों ये तीनों बातें दिखाती हैं कि अमेरिका का भारत के प्रति क्या अप्रोच है और यह किस प्रकार से भारत की स्थिति को खतरे में डाल रहा है। अब दोस्तों आखिर में सवाल यह उठता है कि आखिर डोनाल्ड लू और अमेरिका भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दोस्तों इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि पिछले कई सालों में भारत की विदेश नीति जो चल रही है, जिसमें भारत एक विशेष बिंदु को लेकर बार बार बोल रहा है, और वह यह बिंदु है कि हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए हमें चीन के साथ संबंध बनाने हैं तो यह हम तय करेंगे। यदि रूस संबंध बनाना चाहता है तो हम तय करेंगे। अमेरिका हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम अमेरिका के नौकर नहीं है जैसे ब्रिटेन, कनाडा और मेक्सिको हैं।
हमें अपना राष्ट्रीय हित खुद परिभाषित किया है। यदि भारत रूस के साथ एंगेज करता है तो अमेरिका को जलन होती है। भारत ने हाल ही में चीन के साथ कई सेक्टरों में डिसएंगेज किया है, जिससे अमेरिका फिर नाराज होगा। तो दोस्तों, जब भी भारत अपने हित के लिए काम करेगा तब तब अमेरिका को जलन होगी। अमेरिका यह कभी नहीं चाहता है कि भारत एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र विदेश नीति बनाए, और यही अमेरिका की जलन का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि अमेरिका को यह समझ आ चुका है कि भारत किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे कैंप में शामिल नहीं होगा जिसमें बैठकर अमेरिका चीन को काउंटर कर सके। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि आर्थिक रूप से हमारी जो चीन से व्यापार की स्थिति है, भारत अभी उस स्तर पर कई चीजें नहीं बना पाया है जिससे वह आत्मनिर्भर हो जाए और चीन पर जो अपनी निर्भरता है उसको घटा सके। तो दोस्तों, चीन से व्यापार करना हमारी एक मजबूरी है। पिछले कई सालों के इतिहास के कारण ऐसी कई परिस्थितियां बनी हैं जिसकी वजह से हमारी निर्भरता चीन के उत्पादों पर काफी है। हमें चीन से व्यापार करना पड़ेगा, चाहे यह हमें अच्छा लगे या बुरा। हम इस स्थिति को बदल नहीं सकते, क्योंकि जब हमें व्यापार करना पड़ेगा तब हमें यह समझना होगा कि यह व्यापार हमारे आर्थिक हालात पर एक प्रभाव डालता है। दोस्तों, अमेरिका यह चाहता है कि भारत चीन को काउंटर करने के नैरेटिव में अमेरिका का साथ दे। लेकिन दोस्तों, क्या वो चीजें जो आज हमें चीन दे रहा है, क्या अमेरिका हमें दे सकता है? नहीं दे सकता। इसीलिए भारत को यह चीज धीरे धीरे समझ आ चुकी है कि हमें चीन को भी यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि वे बॉर्डर पर हरकत करेंगे तो हम उनके साथ सामान्य संबंध नहीं रखेंगे। यदि वो अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। पिछले 2 से 3 सालों से चीन की जो हरकतें हो रही हैं, उसके बाद उन्हें भी यह समझ आ गया है कि यदि हम चीन से व्यापार कर रहे हैं तो चीन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चीन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट देखता है। उसे पता है कि व्यापार में नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भारत में जो व्यापारी वर्ग है वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत न तो व्यापार करे, न ही बातचीत करे, बल्कि केवल अमेरिका से ही बंदूकें खरीदे। दोस्तों, इसी से अमेरिका को जलन होती है कि भारत ने एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र विदेश नीति कैसे रख ली है। अमेरिका को यह भी समझ आ गया है कि यदि भारत आत्मनिर्भर बनता है तो जो अमेरिका कंपनियां हैं उनको इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, इन सभी फैक्टर को देखते हुए डोनाल्ड लू जैसे अमेरिका एम्बेसडर की बार बार होने वाली विजिट्स को समझना बहुत जरूरी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए लगातार ऐसे हालात बना रहा है जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में और अधिक अविश्वास पैदा हो गया है। दोस्तों, याद रखें, जब भी डोनाल्ड लू भारत आएगा वह किसी खास एजेंडे के साथ आएगा और वह अमेरिका की तरफ से आने वाले स्टेटमेंट जैसे कंसर्न, डिस्कस, ह्यूमन राइट वोलेशन, इन पर ध्यान दीजिएगा। ये वही शब्द हैं जो डोनाल्ड लू जैसे लोग बोलते हैं, और यह समझ लीजिएगा कि भारत का डिवाइडर इन चीफ और ब्रेकर इन चीफ कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड लू है। धन्यवाद। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।